डियर स्टूडेंट्स, यदि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो प्रीवियस पेपर्स की सीरीज हम आपको वीडियो रिकॉर्ड सॉल्यूशन दे रहे हैं, ये आपके लिए देखना और इन पेपर को सॉल्व करना निश्चित रूप से आपको एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो आइए, जो एसएससी सीजीएल के 2021 के पेपर 2022 में जो कंडक्ट किए गए थे उसके प्रीलिम्स के पेपर्स हम यहां पर 1 बाय 1 सॉल्यूशन कर रहे हैं। किस तरीके से आपको क्वेश्चन को देखते ही आंसर आना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये 11 अप्रैल 2022 को हुआ था। पेपर है 2021 का। कोरोना के कारण से 21 में पेपर नहीं हुआ था। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है ये एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए कि ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इसे एक्टिव वॉइस में करेंगे। और टेंस देखिए कि पैसिव वॉइस का पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है। इट मीन्स आपका जो भी ऑप्शन होगा उसके अंदर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना ही चाहिए। जिस किसी भी ऑप्शन में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो वह आपका आंसर नहीं हो सकता। तो ठीक इस तरह से आपका पहला आप इसको आउट कर दीजिए, सेकंड ऑप्शन भी आउट कर दीजिए और आपका इवन फोर्थ ऑप्शन भी आउट कर दीजिए। केवल एक ही बचा सी। किसी एक चीज को देखकर आप आंसर निकाल सकते हैं। हालांकि मैं एज ए टीचर आपको समझा रहा हूं तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर ही अभी फिलहाल बाई करके एजेंट के रूप में दिया गया, ये सब्जेक्ट बनेगा। हाउ मेनी कैंडिडेट्स एज यूजुअल रहेगा और ही सब्जेक्ट बन जाएगा। हेड सब्जेक्ट से पहले आएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। तो ये बिल्कुल ये सारे नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है। तो इसका आंसर है सी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका जो दिया हुआ ये सिनोनिम पूछा गया है और ये पूछा गया स्मूथ का सिनोनिम। स्मूथ का मतलब आप जानते हैं बिल्कुल बिल्कुल जो कहना चाहिए फ्लैट है, एकदम खुरदरा नहीं है, ऊपर नीचे नहीं, एकदम स्मूथ है। अब इसका सिनोनिम पूछा गया है तो देखिए यहां पर फ्लैट इसके निश्चित रूप से चांस है, लेकिन अनइवन नहीं हो सकता। इनवन का मतलब तो होता है ऊपर नीचे होना, रफ भी मतलब खुरदरा होना, ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ होना। तो यहाँ स्मूथ का सिनोनिम होगा यहाँ पर फ्लैट। आगे देखिए, ये आपका एक ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पर एक पार्ट को बोल्ड करके दिया गया है। ये गलत हो सकता है, यदि सही है तो नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड होगा, गलत है तो कौन सा ऑप्शन होगा। सेंटेंस है द स्टूडेंट अपोलोजाइज्ड द टीचर फॉर द डिले इन सबमिटिंग द असाइनमेंट। ध्यान दीजिएगा, ये एक तरीके से इस अपोलोजाइज को लेकर ये जो पार्ट पूछा गया इसमें यह है कि अपोलोजाइज और ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा टू का यूज होता है। तो यहां पर टू आना चाहिए। वी अपोलोजाइज टू समबडी फॉर समथिंग। तो यहां पर ये ऑप्शन जिस किसी में भी है तो वो सी ऑप्शन है जो कि यहां पर सही है, क्योंकि यहां पर अपोलोजाइज्ड टू द टीचर दिया हुआ है। तो ये एक तरह से कहना चाहिए फिक्स्ड प्रेपोजिशन का रूल है जो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ये आपका जो दिया हुआ सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड है। अभी फिलहाल ये डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है शी सेड, और ये आपका दिया हुआ है सेंटेंस जिसे कि हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इन्वर्टेड कोमा के पहले रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आप देखिएगा आर शाइनिंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में हो जाएगा। तो यहां पर जो आर शाइनिंग है ये वर शाइनिंग हो जाएगा। अब जहां कभी वर शाइनिंग नहीं है वो आपका आंसर नहीं होगा, जैसा कि पहला वाला आप आउट कर दीजिए। दूसरा शी सेड दैट आएगा ही आएगा। यहां पर ये दैट नहीं दिया हुआ है, क्योंकि से के बाद या सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहां कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया तो यह आस्क भी नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बचता, शी सेड दैट द स्टार्स वर शाइनिंग ब्राइटली दैट नाइट। आप इसको दैट नाइट टू नाइट को भी देखिए कर सकते थे। आंसर वही होगा जिसमें टू नाइट को दैट नाइट चेंज करेंगे। तो यहां टू नाइट दिया तो यह नहीं हो सकता, यहां ये दैट नाइट दिया ये होने के चांस है। यहां पे टू नाइट नहीं हो सकता, ये दैट नाइट यहां पे दिया हुआ है। तो दो बचते हैं। तो आप सबसे पहले ये देखिए आपका आंसर कौन सा है, यह मत देखिए, आप इसको एलिमिनेट करिए। कौन सा आंसर आपका नहीं हो सकता, या तो टेंस के बेस पर, या शब्दों के बेस पर, या फिर कंजंक्शन के बेस पर, या टेंस के बेस पर। ठीक, आइए अगला देखिए आपका जो दिया हुआ है ये ग्रामर का एक सेंटेंस है और 4 पार्ट में सेंटेंस को डिवाइड किया गया है। कोई एक पार्ट में एरर है। सेंटेंस है द रिसेंटली हाइक इन द प्राइस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल हिट हाउस होल्ड बजट्स सीवियरली। तो ये अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यह हाइक नाउन है
और किसी भी नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज करते हैं, जबकि इन्होंने इस हाई का मतलब बढ़ोतरी, इसके पहले एडवर्ब दे दिया रिसेंटली। रिसेंटली से कभी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताते हैं। रिसेंटली नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी वर्ब की विशेषता बताना, एडजेक्टिव की विशेषता बताना, किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताना, पूरे सेंटेंस की विशेषता बताना, इवन आपका प्रेपोजिशन और कंजंक्शन की विशेषता भी बता सकता है, लेकिन नाउन प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताएगा। तो यहाँ रिसेंटली से हाई की विशेषता बताएगी, जो कि गलत है। तो रिसेंटली की जगह पर यहाँ रिसेंट होना चाहिए। ये आपका बी पार्ट में है, तो यहाँ पर ये एलवाई हट जाएगा और इस एडवर्ब को एडजेक्टिव बना देंगे रिसेंट। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये फिल इन द ब्लैंक का एक सेंटेंस है, और ये द आइडिया ऑफ ए हॉलीडे एट ए लग्जरी रिजॉर्ट। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन रिजॉर्ट होगा, रिसॉर्ट नहीं बोलेंगे। अधिकांश लोगों को मैंने बोलते हुए देखा रिसॉर्ट, तो ये दिस इज नॉट रिसॉर्ट, दिस इज रिजॉर्ट। इसके दो मीनिंग है। नाउन के रूप में जनरली शहर के बाहर आउटस्कर्ट्स पर बहुत खुली जगह पर रहने के लिए और मौज मस्ती के लिए होटल नुमा कोई चीजें बनाई जाती हैं, तो उसे हम लोग रिजॉर्ट कहते हैं। इसके अलावा जब वर्ब के रूप में इसका यूज होता है तो इसके बाद एक तो हमेशा टू आता है, रिजॉर्ट टू, और खास तौर से किसी काम को सॉल्व करने के लिए किसी गलत तरीके के साधन का उपयोग करना। जैसे मान लीजिए कुछ लोग उधम दंगा मचा रहे हैं, सो पुलिस रिजॉर्टेड टू लाठी चार्ज, तो उस वायलेंस से बचने के लिए उसने लाठी चार्ज किया, तो पुलिस रिजॉर्टेड टू समथिंग। ओके, अब यहां पर कह रहे हैं कि जो लग्जरी रिजॉर्ट है उस पर हॉलीडे बिताने का जो आइडिया किसके लिए था? इज रिलैक्स नहीं हो सकता। इज रिलैक्स तो स्ट्रक्चर ही गलत है, क्योंकि इसके बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती। इज रिलैक्स्ड पैसिव स्ट्रक्चर है जो नहीं हो सकता। अगला जो है इज टू रिलैक्सिंग और इज रिलैक्सिंग, तो देखिए इज टू रिलैक्सिंग भी नहीं हो सकता, टू के बाद यहां पे फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए था तो सही हो जाता। द आइडिया ऑफ हॉलीडे इज टू रिलैक्स एट ए लग्जरी रिजॉर्ट, तो ये रिलैक्स होता तो हो जाता। अभी फिलहाल तो यहाँ इज और ये जो रिलैक्सिंग जो है ये वाला सही है। द आइडिया ऑफ हॉलीडे इज रिलैक्सिंग एट लग्जरी होटल, तो ये जेरन के रूप में यहाँ यूज हो गया और ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में, वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। क्लियर है? आइए अगला सेंटेंस देखते हैं कि चार आपको सेंटेंस दिए गए हैं, और ये जो चार सेंटेंस दिए गए हैं ये जम्बल्ड है। अल्फा इनको ABCD में दिया गया है, इनको मीनिंग समझते हुए, लॉजिक लगाते हुए, ठीक है, एक अरेंज करना। मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि यदि कोई भी सेंटेंस किसी कंजंक्शन से शुरू हो तो जनरली वह पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। प्रोनाउन से शुरू हो, क्योंकि प्रोनाउन किसी नाउन के लिए यूज होता है, इसलिए वो प्रोनाउन वाला सेंटेंस पहला नहीं हो सकता। तो यहाँ ये इट और व्हेन तो एक तरह से पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, और ये भी आवर अम्यूजमेंट से भी प्रोनाउन से शुरू हुआ है, तो चांसेस बनते हैं कि ये बी पहला है। लेकिन सॉल्व करने से पहले आपको चार सेंटेंस पहले जल्दी से पढ़ लेना चाहिए। आवर अम्यूजमेंट्स आवर लिटिल जेस्ट इफ वी इंगेज इन देम इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत में। क्लियर? कि हमारे जो मनोरंजन करना का जो उत्साह है वो बहुत कम रहता है यदि हम अकेले में किसी कार्य में एंगेज रहते हैं। तो फ्रेंडशिप इंक्रीजेस हैप्पीनेस एंड डिमिनिशेस मिजरी, तो देखिए यही पहला चांस है। इट डबल्स आवर जॉय एंड डिवाइड्स आवर ग्रीफ, तो आपका जो जॉय है, आनंद कौन बढ़ा देता है? इस ग्रीफ का मतलब होता है दुख, तकलीफ, पीड़ा। पीड़ा को डिवाइड कौन कर देता है? फ्रेंडशिप। तो यहां पर पहला बी होना चाहिए, दूसरा सी होना चाहिए। अब अगर आपके ये ऑप्शन में दिया होगा कि बी सी, तो आपका आंसर तो वही होगा। अब यहां पर एलिमिनेट कीजिए फटाफट। ये बी सी है, इसको रख लीजिए। यहां एडी है, ये नहीं होगा, ये सी भी नहीं होगा, डी ए भी नहीं होगा। इट मीन्स आपका ए आंसर है। आप केवल दो सेंटेंस का ऑर्डर देखकर आप अपना आंसर दे सकते हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम वाइल कि पूरे का पूरा सॉल्व कर लें, उसमें टाइम अपना व्यर्थ करने की बजाय जस्ट यू फाइंड आउट द आंसर एंड एलिमिनेट रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगेन आपका एक ग्रामेटिकल एरर वाला पार्ट है। ठीक, सेंटेंस है योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन इन द एडमिशन लिस्ट, कि एडमिशन लिस्ट में आपका नाम मेरे नाम से पहले है।
तो यहां पर अगर ध्यान से आप देखें तो जैसे अपेलेजाइज के बाद एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन आ रहा था, ठीक वैसे ही यहां पर प्रीसीड के बाद हमेशा टू आता है, प्रीसीड टू समथिंग और समबडी। तो यहां पर सी ऑप्शन जो है, यहां बिफोर की जगह पर टू आना चाहिए। जल्दी से पेपर हो रहा है ना। चलिए आइए नेक्स्ट देखिए। आपको अब यहां पर एक इडियम दिया गया है और बोल्ड कर दिया गया है। आई एम वर्किंग ऑन टू मैनी प्रोजेक्ट्स, में बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूं। आई थिंक, मुझे लगता है, आई हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू, मुझे लगता है जितना मैं चबा के खा नहीं सकता हूं उससे ज्यादा मुंह में भर लिया है, उससे ज्यादा पीस मैंने बाइट कर लिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी एसएस में किसी एग्जाम में पूछा गया था, बाइट की सेकंड फॉर्म जो थर्ड फॉर्म वो बिटन होती है, क्योंकि उन्होंने इसको कुछ अलग दिया हुआ था, ईडी लगा के दिया हुआ था, ये गलत है। बाइट की सेकंड फॉर्म जो है बिटन, थर्ड फॉर्म बिटन है यहां पर। ठीक, अब देखिए इसका मतलब, मुहावरे का मतलब है कि जितना आप काम नहीं कर सकते उससे ज्यादा काम हाथ में ले लेना। शाब्दिक अर्थ है जितना आप खा नहीं सकते उतना मुंह के अंदर भर लेना। तो यहां पर जो ऑप्शन है, नॉट एबल टू फिनिश द वर्क, ये नहीं होगा। टू टेक ऑन मोर देन वन कैन एंड, ये आंसर सही है कि जितना काम आप कर नहीं सकते हैं उससे ज्यादा काम हाथ में ले लेना। और कह भी रहा है कि मैंने बहुत से प्रोजेक्ट हाथ में ले लिए, तो यहां पर बी ऑप्शन एप्रोप्रिएट है। ओके, आइए अब आपको इमिनेंट का सिनोनिम बताना है, और जो हमारी युवाओं की हाई लेवल वोकैब है, जो बहुत केयरफुली हमने उसमें 2000 वर्ड्स एडवांस लेवल वर्ड्स को लिया है, जो एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक, पीओ के जो एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स में जो कहना चाहिए वर्ड्स पूछे जाते हैं, वो काफी कुछ हमारी जो बुक है वो कवर कर देती है। इमिनेंट भी उसमें मिलेगा। इमिनेंट का मतलब होता है कि तत्काल आगे आने वाला कोई खतरा, खास तौर से आने वाली कोई घटना, आने वाला है समय में। अब अगर इसका सिनोनिम ढूंढना है तो इग्नोरेंट का मतलब तो किसी काम कोई जानकारी नहीं होना, डिस्टेंट का मतलब दूरी से रिलेटेड है, यील्ड का मतलब होता है किसी के आगे झुक जाना, यील्डिंग तो अनयील्डिंग का मतलब जो किसी के आगे नहीं झुकता है। तो ये तीनों ही आपके इसके सही ऑप्शन नहीं है। इम्पेंडिंग का मतलब भी है कि आने वाले कुछ समय में कोई काम होना। ठीक, तो इसका जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन है, इम्पेंडिंग। अगला क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड। ठीक है, शब्द है ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, कोई ऐसी आवाज जिसे सुना नहीं जा सकते। तो अब यहां पर देखिए ऑडिबल का मतलब तो है जिसे सुना जा सके। इसका एंटोनिम जो होता है वो होता है इनऑडिबल, जिसे नहीं सुना जा सके। तो आपका सही ऑप्शन हो गया इनऑडिबल। बाकी मीनिंग है, देखिए एडिबल का मतलब जो एडिबल ड्रिंक्स, फूड होते हैं वो खाने योग्य, क्लियर है, एडिबल फूड। इनएडिबल का जो खाने योग्य नहीं रहा, तो यहां पर ये अलग मीनिंग हो गया। ये भी सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में पूछा जाता है। इनडेलिबल का मतलब है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, जिसे भुलाया नहीं जा सकता, यानी जो किसी के दिलो दिमाग में कोई चीज गहराई से बैठ गई है तो वो चीज इनडेलिबल हो चुकी है। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। तो यहां पर इनऑडिबल, जिसे सुन नहीं सकते, ये इन लगाकर निगेटिव बना दिया गया। ठीक, आइए अगला जो क्वेश्चन है, अगेन यहां पर नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी ये गलत है, हो सकता है। अगर ये सही है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होगा, गलत है तो ऑप्शन कौन सा होगा? सेंटेंस है द कंप्यूटर क्राइम हैव बीन, देखते ही पता चलना चाहिए कंप्यूटर क्राइम आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो नेचुरली यहां पर सिंगुलर है, तो ये हैव नहीं होगा, क्या होना चाहिए? हैज। बाकी एज यूजुअल रहेगा कि कंप्यूटर क्राइम हैज बीन इन द न्यूज, तो हैज बीन इन द न्यूज, और सिंस एज यूजुअल होगा, ये सी आंसर होगा। जल्दीबाजी में ए मत लगा देना, क्योंकि यहां पर सिंस को फ्रॉम कर दिया है। यहां पर सिंस तो एज यूजुअल रहेगा, क्योंकि यहां पर एक कहना चाहिए पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। ठीक, तो यहां पर सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये है, सॉरी अगला क्वेश्चन आया नहीं, हाँ ये आ जाइए। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड। दिया ए ग्लास कंटेनर टू कीप फिश, यानी कांच का बना हुआ एक बड़ा कंटेनर, जार, जिसके अंदर मछलियों को रखा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए तो देखिए एक्वेरियम सही शब्द है।
पर बाकी शब्दों का मीनिंग जानना जरूरी है। एट्रियम का मतलब है आप लोग पर आंसर ये नहीं होगा, ध्यान दीजिए, आंसर तो ये ए है। एट्रियम का मतलब होता है आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े मॉल में गए होंगे, कुछ जगह बहुत लंबी छोटी खुली छोड़ देते हैं लेकिन छत पर जाकर ग्लास से ढक देते हैं। तो जो ऊपर से तो ग्लास यानी कांच से ढकी हुई छत हो और लंबा चौड़ा एरिया हो बड़े मॉल में या बिल्डिंग में, मॉडर्न जो बिल्डिंग्स बन रही हो उसमें, उसे एट्रियम कहते हैं। बीकर का मतलब भी कांच का बना हुआ कुछ छोटा जार होता है, ठीक है। ये दिया हुआ वॉच, इसको वैस मत बोलिएगा, ये भी पेड़ पौधे लगाने का जो करना चाहिए कि गमला जिसे कहते हैं ना हम लोग, उस गमले से रिलेटेड इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वॉच। कुछ लोग इसको वैस बोलते हैं जो कि गलत है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगेन एक्टिव पैसिव से रिलेटेड है और ये कह रहे हैं कि ऑप्शन गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस देखिएगा, द ट्रम्पेट्स आर बीइंग ब्लोन, आर बीइंग ब्लोन कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस, ठीक। कौन बजा रहा है? सोल्जर्स, तो सोल्जर्स को सब्जेक्ट बनाएंगे और आर बीइंग ब्लोन का आर ब्लोविंग हो जाएगा, तो होना चाहिए द सोल्जर्स आर ब्लोविंग। तो सोल्जर्स आर ब्लोविंग किसके अंदर है? ये नहीं हो सकता, ये जो प्रेजेंट में दिया नहीं हो सकता, ये आर ब्लोविंग यहां तक सही है, ये ब्लू नहीं हो सकता। क्या बचा? सी। केवल टेंस को देखकर पूरे सेंटेंस को, सारे रूल आपको यहां ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट यू लुक एट द सेंटेंस एंड फाइंड आउट ओनली वन पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट लुक केयरफुली एट टेंस, और उस टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव में है तो उसका पैसिव क्या होगा, पैसिव में तो एक्टिव क्या होगा। अगर दो ऑप्शन बच जाए तो फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखिएगा, फिर टाइम को देखिएगा, प्लेस को देखिएगा, आपका सही आ जाएगा। अगला आ जाइए, और अगेन ये एक ईडियम दिया हुआ है, इट इज गुड टू टेक इनटू अकाउंट ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, कि कोई भी निर्णय लेने से पहले सारे फैक्टर्स को अपने ध्यान में रखना अच्छा है। इसका मतलब यहां पर लीव छोड़ देने से मतलब नहीं है, सिलेक्ट चुनने से मतलब नहीं है, कंट्रोल से मतलब नहीं है, कंसीडर करना चाहिए। क्या मीनिंग होता है? सब चीजों को कंसीडर करना, ध्यान में रखना। तो यहां सही ऑप्शन इस इडियम का है आंसर कंसीडर। ओके, आइए अगेन ये ग्रामर से रिलेटेड है 16 क्वेश्चन। किसी एक पार्ट में एरर है, कौन सा पार्ट में है वो बताना होगा। नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन द मदर हग्ड हिम। एक सीधा सा रूल याद रखिएगा, नो सूनर के बाद हमेशा THAN देन आता है, इन्होंने यहां पे THEN दे दिया। नाउ इट्स ए वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट वेदर नो सूनर इज फॉलोड बाय THAN और THEN। इट्स आंसर अब देखिएगा, नो सूनर, सूनर सून की कंपैरेटिव डिग्री है, सून सूनर, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा THAN आता है, THEN कभी नहीं आता है, ठीक। तो हो गया सीधा सा। ठीक ऐसे ही डिड लगा तो ये तो ठीक है, स्टार्ट है, तो यहां एरर तो इस वाले पार्ट में हो जाएगी बी में। साथ में एक रूल और याद रखिए, नो सूनर के बाद THAN देन आता है, हार्डली और स्कैर्सली के बाद WHEN व्हेन आता है। यह आपको काफी इंपॉर्टेंट रूल है, एसएससी में तो अनेक बार पूछा जा चुका है। ओके, आइए अगला देखिए, अगेन एंटोनिम पूछा गया है और यह है कैमरेडरी। कैमराडरी, कैमराडरी का मतलब होता है जो दोस्ताना ताल्लुकात होते हैं, ठीक। तो जैसा आपने देखा होगा, जो लेफ्टिस्ट पार्टी के मेंबर है यानी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर है, वो एक दूसरे को बोलता है कॉमरेड। कॉमरेड का मतलब होता है फ्रेंड्स, और उसी कैमराडरी जो आया वो कॉमरेड से आया है, तो यहां पर इसका जो सही आंसर वो फ्रेंडशिप है, ठीक है। ऐसे डिसलाइक हो नहीं सकता। यहां पर एम्बिटी का, आपने एक यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, एम्बिटी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, थोड़ा सा हटके हो गया, ठीक है। ऐसे सिम्बायोसिस का मतलब होगा कि फ्रेंडली रिलेशन जो होता है उसे हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं। और चैंपियनशिप भी अलग मीनिंग है। यहां आपका सही जो आंसर है वो है फ्रेंडशिप। अब यहां पर एंटोनिम पूछा गया क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी की निंदा करना, बुराई करना। अब निंदा करना तो डिसअपॉइंट नहीं हो सकता, फॉरगिव
डिसअपॉइंट का मतलब निराश करना, फॉरगिव का मतलब माफ करना, प्रिवेंट को मतलब किसी को कोई कार्य करने से रोकना है, किसी कार्य से बचाना। क्या हो गया? प्रेज, तारीफ करना। एक तरफ निंदा करना, दूसरी तरफ तारीफ करना। ठीक, आइए अगला सेंटेंस देखिए, फिर ग्रामर से रिलेटेड है और सेंटेंस है, इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइज। ये सेंटेंस थोड़ा सा इसका लेवल कठिन है, इवन कुछ टीचर्स ने भी इसका आंसर अपनी बुक में गलत दिया है। आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ दो टीचर्स, बट बिकॉज it directly doesn't follow any grammatical rule, it's a error of some structure of the words। और क्या स्ट्रक्चर वो मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर इस पार्ट में एरर है, यह हमेशा होता है टेक ट्रबल टू डू समथिंग। ध्यान दीजिए, टेक ट्रबल टू डू समथिंग। और दूसरा स्ट्रक्चर होता है have trouble doing something। अब यहां पर सही मायने में यहां पर टू राइट बिल्कुल सही है। इट इज नॉट वर्थ हैविंग ट्रबल टू राइट टू हिम एज इन नेवर रिप्लाइज, कि भाई उसको लेटर लिखना कोई वर्थ नहीं है, यानी उसका कोई मतलब नहीं है, कोई उस लायक नहीं है कि हम ट्रबल लेकर उसको पत्र लिखें, क्योंकि वो कभी जवाब नहीं देता है। तो पहली बात यहां पर टेक होना चाहिए, मतलब टेकिंग होना चाहिए, टू टेक ट्रबल टू डू समथिंग और हैव ट्रबल डूइंग समथिंग। ठीक है, जैसे आई हैव, बिकॉज मान लीजिए मेरे हाथ में लिखने में कोई तकलीफ है, आई हैव ट्रबल राइटिंग लेटर्स। ठीक, तो यहां पर ये स्ट्रक्चर बेस्ड एरर है, इसलिए कुछ टीचर्स ने ऑप्शन तो इसके अंदर दे दिया, हैविंग द ट्रबल में गलती है, यानी ये डी पार्ट में गलती है, पर वो सही मायने में इसका जो पीछे स्ट्रक्चर का जो लॉजिक है वो नहीं समझा पाए। ठीक, आइए 20 नंबर क्वेश्चन कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसको ध्यान से देखिएगा, कभी कभी तो पूछते हैं इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला शब्द, कभी कभी करेक्ट स्पेलिंग वाला शब्द। यहां पर करेक्ट स्पेलिंग किसकी है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर कैंसल की स्पेलिंग गलत है क्योंकि यहां पे सी होना चाहिए, प्रिपेयर की स्पेलिंग गलत है क्योंकि ये ARE होना चाहिए, और ये रिसीव की भी गलत है। अब यहां पर सही जो है वो है वियर्ड का मतलब होता है विचित्र, स्ट्रेंज। अब कुछ बच्चों को एक डिफिकल्टी होती है, मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बता दूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने यहां पे लिया बिलीव, ध्यान दीजिएगा जिस किसी में भी एल के बाद आए, जैसे ये आपका बिलीव हो गया, जैसे आपने कहा रिलीव, आप जहां पे एल हो उसमें तो हमेशा लाई का मतलब होता है झूठ बोलना या झूठ, LIE होता है, तो ये तो हमेशा लाई होता है, सी के बाद जो होता है वो EI होता है। ठीक, तो ये भी स्पेलिंग गलत है क्योंकि ये EI होना चाहिए, यानी ये आपका गलत ऑर्डर दे दिया, सही यहां पर है क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका सीटी। सीटी से मेरा मतलब क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट। बैंक में तो थोड़ा आसान, बैंक में तो बहुत कठिन क्लोज टेस्ट होता है, SSC में तो बहुत आसान होता है, इसलिए जो बैंक एग्जामिनेशन देने वाले कैंडिडेट्स हैं इनको पहले SSC सॉल्व करें, इससे आपको थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी, फिर आगे बढ़े। एक पैराग्राफ दे देते हैं और उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक दे देते हैं। पहले जल्दी से आपको ये पढ़ना चाहिए पैराग्राफ को, एक आइडिया हो जाएगा कि ये किसके बारे में, फिर एक एक फिल इन द ब्लैंक को देखते हुए ऑप्शन को देखते जाइए। तो आइए जल्दी से पढ़ते हैं। यूजुअली ए पर्सनैलिटी और कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी फिल इन द ब्लैंक द चाइल्ड्स इंटरेस्ट द मोस्ट। देन अगेन सेकंड सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक यूज डिफरेंट वॉइस fill in the blank each character or act out various fill in the blank from the story to bring life to those characters. Fill in the blank out parts from story will make story sessions fun and memorable. ये किसी कहानी या किसी नाटक के बारे में कि किसी नाटक को किस तरीके से सुनाए कि सुनने वाले के लिए ये बहुत ही फन और मेमोरेबल हो। तो आइए, यूजुअली पर्सनैलिटी कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ऑफ चाइल्ड्स इंटरेस्ट मोस्ट, बच्चों का इंटरेस्ट जगाता है, क्रिएट करता है। तो यहां पर कैचेज होगा, देखिए, क्योंकि यहां अगर आप देखें
तो जो सब्जेक्ट है ए पर्सनैलिटी, और लग गया, और कैरेक्टर ऑफ ए स्टोरी। तो वर्ब जो भी होगा वो सिंगुलर होगा। सिंगुलर वर्ब में अभी फिलहाल पास्ट में हुआ नहीं, चूंकि प्रेजेंट में है, तो कैचेज ही ऑप्शन सही है। हैज गॉट परफेक्ट में करने की जरूरत नहीं है, हम ये प्रेजेंट के बारे में किसी को बात कह रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है fill in the blank, use different voice, fill in the blank each character or act out various from the story। आइए यहां पर है so, इसलिए so use different voice then for each character and act out various पार्ट्स होना चाहिए कि वो पार्ट प्ले करते हैं। तो देखिए अभी मेरे हिसाब से यहां पर सेकंड में सो आना चाहिए, और जो नेक्स्ट जो 23rd दिया है ये आपका 4 होना चाहिए, और उसके आगे जो दिया पार्ट्स होना चाहिए। एक बार हम इनको सबको लगाकर एक बार देख लेते हैं। ये है, देखिए, यूजुअली ए पर्सनैलिटी और कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी कैचेज द चाइल्ड्स इंटरेस्ट मोस्ट, so use different voices for each character and act out various parts from the story to bring life to those character। ठीक है, अब out parts from the story will make, यानी इसका मतलब है कि playing out या saying acting out। ये इसलिए हो गया acting out parts from story will make, कि उन जो स्टोरी में जो कैरेक्टर्स उनके पार्ट को एक्ट करना हमेशा दूसरे लोगों के लिए, बच्चों के लिए फन और मेमोरेबल होगा। तो ये 25 क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व किए। डियर स्टूडेंट्स, फिर मैं एक बार कहना चाहूंगा, ये जो प्रीवियस पेपर्स की एसएससी सीजीएल के हम लोग एक कंप्लीट सीरीज चला रहे हैं, आपको एसएससी सीजीएल के लिए काफी कहना चाहिए कि बेनिफिशियल होगा। साथ में हम लोगों ने स्टूडेंट्स की डिमांड पर कंप्लीट ग्रामर का जो एसएससी के सारे एग्जाम्स के सहित बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, चाहे वो आईबीपीएस हो चाहे एसबीआई हो, साथ में सीडीएस, एनडी और अदर सिमिलर एग्जामिनेशंस के लिए मैंने अपने 45 साल के टीचिंग अनुभव के आधार पर इंग्लिश ग्रामर की बुक लिखी है। साथ में एडवांस्ड वर्ड पावर के लिए 4 बुक्स मैंने तैयार किए हैं, जिनमें हाई लेवल वोकेबलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की बुक्स इंपॉर्टेंट है। इन सभी बुक्स के स्टूडेंट्स के सुझाव पर हमने वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। तो इन स्टडी मटेरियल बुक्स के साथ में हम लोगों ने कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स भी तैयार किया है, जो हम हमारी वेबसाइट पर जाके खरीद सकते हैं। और हमारी युवाम की जो भी बुक्स हैं, ये सबकी सब अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। आई एश्योर यू our all the books and the recorded video courses will help you a lot to pass all the examination easily and with good marks। और ये जो सीरीज है वीडियो जो प्रीवियस पेपर्स की, ये भी आपके लिए काफी उपयोगी होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।